देखो बाबू, आज हम लोग जो है कि स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कहता क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या बाबू, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही क्या है, रूप है ना। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का क्या है, रूप है। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का रूप है। अब बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो लाइट जल रहा है ना, यहाँ पे जो लाइट जल रहा है वो किसके मदद से जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जल रहा है। तो बहुत सारा ऐसा कारण है जिसके कारण से हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। उसमें पहला चीज है कि लाइटिंग, है ना, हीटिंग। आप ठंड का टाइम है, अभी हीटर चलाते हो घर पे, किसकी मदद से चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग हीटिंग करने में क्या करता है, काम करता है। इसको हम बहुत, जहां से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, जहां से जनरेट होता है उससे बहुत दूर भी ले जा सकते हैं। जैसे क्या हमारे घर में जो पावर सप्लाई आ रहा है ये हमारे घर में ही जनरेट हुआ है, आंसर है नो। ये बहुत दूर जनरेट हुआ है, उसके बावजूद हमारे घर तक पहुंचा है कि नहीं। इसका मतलब है इसको एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत दूर दूर तक, बहुत कम एनर्जी लॉस में। देखिए कोई कई एनर्जी होता है क्या कि अगर एक जगह से बहुत ज्यादा दूर आपको ले जाना होता है तो एनर्जी का लॉस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसके कारण से हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप स्कूल में, आप कोई ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, किसकी मदद से चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चला रहे हो। इंडस्ट्री में आप बड़ा बड़ा मशीन चला रहे हैं तो वो किसके मदद से चला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चला रहे हो। तो ये सब कारण है जिसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, किसके बारे में आपको, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो कहता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी जिस रेट से क्या चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो कहां करेगा, चार्ज फ्लो कहां करेगा, तो अब चार्ज फ्लो कहां करेगा उसके लिए दो टर्म आता है, दो मटेरियल आता है, जिसका नाम होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पे दो टर्म है, कंडक्टर और क्या है बाबू, इंसुलेटर। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। द मटेरियल विच अलाउज टू फ्लो चार्ज, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट में बोला गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो किससे फ्लो करेगा, कंडक्टर से या इंसुलेटर से, कंडक्टर से करेगा। जैसी बात है, कहां से करेगा, कंडक्टर से करेगा। एक बात बताओ, जो कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिस रेट से फ्लो करेगा उसी को क्या बोलेंगे वो, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसको लिख सकते हैं फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे रेट भी लगेगा क्योंकि रेट ऑफ, जिस रेट से होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये डिनोट किस चीज से किया जाता है बाबू, तो इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से, कैपिटल आई से, है ना। तो बताइए फॉर्मूला इसका क्या निकल के आएगा आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, क्या बोला गया, चार्ज ना, चार्ज अपॉन, अच्छा जिस रेट से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, जिस रेट से फ्लो कर रहा है चार्ज है, तो टाइम के भी रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा, है ना। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या बाबू, टाइम, है ना। तो अब बताइए जरा, इलेक्ट्रिक चार्ज करंट को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, आई से। चार्ज को किसी से डिनोट करते हैं, क्यू से। और टाइम को किसी से डिनोट करते हैं, टी से। तो आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू अपॉन टी।
बन गया, बन गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, IT इक्वल टू क्या बाबू, Q। ये T जो है मल्टीप्लाई में कहा गया है, T जो है मल्टीप्लाई होकर I के साथ गया है, I इंटू टी इक्वल टू क्या बन गया, Q। यानी चार्ज जो है कितना चार्ज फ्लो किया वो कब कैसे पता चलेगा, कितना एम्पियर का करंट है और कितना टाइम के लिए फ्लो हुआ है ना, वो किससे, इससे क्या पता चलेगा, चार्ज पता चल जाएगा। चलिए अब देखेंगे आप SI यूनिट, SI यूनिट क्या होता है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, एम्पियर। इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस क्या होगा वो, एम्पियर। को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। अब एक बात बताओ जरा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, I का ऐसा यूनिट क्या हुआ, एम्पियर। I का ऐसा यूनिट क्या हुआ, एम्पियर लिख दिए, 1 एम्पियर लिखने के लिए लिख दिए। अब बताओ जरा Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, Q मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। अब कूलम लिख दिए, 1 कूलम, अपॉन में टाइम 1 सेकेंड लिख दिया वो। यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी यह भी लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला कहीं आ गया ऑब्जेक्टिव में से कुछ भी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, आप जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करे या क्या फ्लो करे, चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे या क्या फ्लो करे, चार्ज फ्लो करे, वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक बात बताइए, जब चार्ज फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पर भी कुछ ना कुछ क्या होता होगा, चार्ज होता होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन, जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। बोलेगा हाउ मच चार्ज डज 1 इलेक्ट्रॉन हैव, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आगे जो माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव जो चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव जो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये समझिएगा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कैसा पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए जरा, यहाँ से पूछेगा बाबू, आपसे पूछ दिया, यहाँ पे आपने पढ़ा 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आपसे पूछ दिया गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे बताओ -1.6 था, तो माइनस तो सिर्फ क्या है, साइन है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए लगा है। ये माइनस आगे जो लगा हुआ है वो क्या है, साइन है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग लिखेंगे नहीं, इंटू 10 टू द पावर कितना -19 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 तो सब में मल्टीप्लाई है कि नहीं है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में है बाबू, इसको ला के डिवाइड में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिख सकते हैं। बताइए जरा, क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना, 1 कूलम बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ से देखिएगा 1/1.6 इंटू, ये जानते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़े हो, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, और 1/a टू द पावर -m इज इक्वल टू a टू द पावर कितना हो जाता है, पावर में नीचे है, माइनस में पावर है, तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 10 टू द पावर -19 नीचे था, जो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए जरा, पॉइंट हटेगा तो 0 जाएगा, ऊपर की नहीं जाएगा। बताइए यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 10, यहाँ 10 टू द पावर 19 था, एक 10 तो यहाँ पे है ही पहले से लिख दिए, एक 10 इसमें से बाहर निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे एक 10 बाहर निकाल दिया, 10 टू द पावर कितना बचा, 18, और अपॉन में कितना बच गया वो 16, क्योंकि पॉइंट तो हट गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 कूलम लिख देंगे, लिख देंगे। अब बताइए जरा 16 से कटेगा कितना टाइम्स में, 6.25 टाइम्स में, है ना। 16 से कटेगा 10 10 100,
तो 16 से कितना टाइम्स बढ़ेगा 6.25 निकल के आ गया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 1 है ना। बोला जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। देखिए अब जो पढ़े बाबू एक बात बताइए, अभी आप लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिकल जो होता है क्या बोलते उसको इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े कि उसका ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर, है ना। अब बताइए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, फॉर्मूला क्या था 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कहता है कि किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, तो उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा 1 एम्पियर होगा, है ना। किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, ठीक है। तो उस कंडक्टर में जो करंट का वैल्यू हुआ वो कितना एम्पियर हुआ 1 एम्पियर। बात समझ में आया। अगर किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करेगा तो करंट है, चार्ज फ्लो हुआ तो क्या है करंट है। तो बोला गया कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, तो उसमें जितना करंट फ्लो हुआ उसका वैल्यू क्या हो गया 1 एम्पियर हुआ, है ना। कितना हुआ 1 एम्पियर हुआ। इसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, है ना। अब देखिएगा एक ये एम्पियर जो है हम लोग मीजर कैसे करेंगे, है ना। ये एम्पियर जो है करंट जो जा रहा है उस करंट को हम लोग मीजर कैसे करेंगे, तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम क्या है बाबू एमीटर, ठीक है। एमीटर एक डिवाइस है, ठीक है। वो एमीटर क्या है, तो एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम क्या है वो एमीटर। अब घर में जो सबमर्सिबल वाला जो मोटर होता है उसका स्टार्टर होता है, उसमें देखेंगे 2 रहता है ऐसे लगा हुआ, है ना। एक में ए लिखा हुआ रहेगा, एक में भी लिखा हुआ रहेगा, और जिसमें ए लिखा हुआ रहेगा उसमें 5 10 ऐसे करके 15 20 ऐसे करके रहता है, और इसमें जो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें 100 200 300 ऐसा करके रहता है। इसका मतलब है भी जो है वो वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, यानी ये वोल्ट मीटर, और ये जो लिखा हुआ है वो क्या है एमीटर है। इससे आपका जो मोटर तक आने वाला जो तार है कंडक्टर है उसमें कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, कितना एम्पियर का करंट आ रहा है, इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे एमीटर का क्या किया गया है यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो डिवाइस क्या है बाबू एमीटर, करंट को मापने के लिए डिवाइस क्या है एमीटर, है ना। ये हमेशा इसको बात ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज कनेक्ट इन क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे जोड़ा जाता है इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको आगे हम लोग को पढ़ना है अभी, ठीक है। बस इतना जान लीजिए एमीटर एक डिवाइस है जो किस चीज को मापने में काम आता है इलेक्ट्रिक करंट को, किस चीज को मापने में इलेक्ट्रिक करंट को। कैसे जोड़ते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैसे जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे, है ना। चलिए अभी देखेंगे आगे। अब एक है टर्म आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या आता है बाबू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है जो समझेंगे जरा। कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कहता है कि 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके किसी पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क किया जाएगा, क्या समझे, इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक पहुंचाने में, किसी मतलब किसी नॉन पॉइंट तक, इनफाइनाइट से उठाते हैं अननोन है, इनफाइनाइट मतलब अननोन है, आपको पता नहीं है। और एक नॉन पॉइंट मतलब कोई दिया गया है ए बी सी, कोई पॉइंट दिया गया है, या फिर तुम्हारे घर का पॉइंट कोई भी चीज हो, तो इनफाइनाइट से उठा करके 1 कूलम चार्ज को किसी नॉन पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को क्या बोलते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो कहता है द
वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सुना है बात क्या है? द वर्क डन टू कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को उठा करके लाने में जो वर्क किया गया, इसको 1 कूलम चार्ज को उठा करके लाया गया, यहाँ पे जो वर्क किया गया उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V देंगे, है ना? डिनोटेड बाय V, है ना? अब बताइए जरा, अब हम लोग जैसा कि अभी यहाँ पे पढ़े, जैसा डिफिनेशन में बोला गया, क्या बोला गया बाबू? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। वर्क डन अपॉन क्या पहुंचाने में वर्क किया जा रहा है? तो चार्ज को पहुंचाने में, 1 कूलम चार्ज ना, तो चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क किया जा रहा है। तो बताइए जरा, चार्ज को पहुंचाने में जो वर्क किया जा रहा है, यानी कि चार्ज लिख देंगे, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या हो गया? चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को किस चीज से डिनोट किए? ही से। कैसे डिनोट किया बाबू? ही से। अब बताइए, वर्क डन को क्या बोलते हैं? W, और चार्ज को क्या बोलते हैं? Q। तब V इक्वल टू फॉर्मूला बन गया क्या? W अपॉन Q। इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं VQ इक्वल टू W, यानी W जो होगा वर्क डन किया जाएगा, जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और जितना चार्ज क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? जितना वर्क हुआ है वो। ये इलेक्ट्रिकल वर्क है यहाँ पे, है ना? ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब बताइए जरा, एसआई यूनिट क्या बाबू? एसआई यूनिट क्या होगा? किसका एसआई यूनिट? किसका एसआई यूनिट की बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। किसका? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। क्या करेंगे? एसआई यूनिट क्या होगा बाबू? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, V का ऐसा यूनिट क्या हो गया बाबू? V का ऐसा यूनिट क्या हुआ? वोल्ट हुआ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या बताया गया? वोल्ट। तो V लिख दिए, स्मॉल v इक्वल टू वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। अच्छा, Q मतलब चार्ज। Q मतलब चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो 1 V इक्वल टू 1 जूल कूलम माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1 जूल कूलम माइनस 1 लिख सकते हैं ना? अब एक बात बताओ, अब एक बात बताइए, 1 जूल कूलम माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। अब बताइए, अब आपसे पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ पे, डिफाइंड 1 वोल्ट। डिफाइंड 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइंड 1 वोल्ट कहता है 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया गया, देखो ध्यान से समझिएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द 1 कूलम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? सॉरी, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? क्या समझोगे इससे? कहता है कि व्हेन वर्क डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज 1 जूल, देन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को, कितना कूलम चार्ज को? 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से लेकर के किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, कितना जूल का वर्क करना पड़ता है? 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वो कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, कितना जूल का वर्क करना पड़ता है? 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कितना है बाबू? 1 वोल्ट। कितना है? 1 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो देखेंगे बाबू वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? जैसे देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 2 पॉइंट का, ठीक है, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस रहेगा वही आपका क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है, इनफाइनाइट से यहाँ पे भी क्या आया है?
चार्ज आया है, और इनफाइनाइट से यहाँ पे भी क्या आया है, चार्ज आया है। तो इसमें भी कुछ काम किया जाएगा, इसमें भी कुछ काम किया जाएगा। तो इसमें वर्क डन किया जाएगा, मान लो डी है तो डब्ल्यू भी हो जाएगा, और इसमें जो वर्क डन किया जाएगा डब्ल्यू ये किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। एक कूलम चार्ज यहाँ भी लाया जा रहा है, एक कूलम चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ भी लाया जा रहा है। तो बताइए यहाँ वर्क ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा दूरी है, यहाँ पे वर्क क्या होगा, कम लगेगा। तो बताइए ये जो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिकल, यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं ना बाबू, ही एक हो गया, और यहाँ से यहाँ का क्या हो गया, भी बी। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताइए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको पीडी से डिनोट कर देंगे, है ना। अब इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस को भी जनरली भी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या से डिनोट करते हैं, बी से। क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही है, लेकिन ये दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। दो पॉइंट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब बताइए यहाँ से यहाँ लाने में डब्ल्यू ए किया गया, यहाँ से यहाँ लाने में क्या किया गया, डब्ल्यू बी। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे भी बी माइनस भी ए कर देंगे, नहीं कर देंगे। अब इसका फॉर्मूला वहां पे लगा देंगे और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है ना। तो कहता है कि the work done in to carrying 1 coulomb charge from point A to point B, है ना, from point A to point B is known as potential difference। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने में जो काम किया जाएगा वही क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा बाबू, अरे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या से हम लोग डिनोट कर देंगे यहाँ पे, डेल्टा भी। डेल्टा भी मतलब जानते हो क्या, डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ उसमें डिफरेंस। डेल्टा जो यूज किया जाता है आपका, डेल्टा जो यूज किया जाता है वो डिफरेंस के लिए करेंगे, यहाँ पे किसके लिए करेंगे, डिफरेंस के लिए। किसके लिए करेंगे वो, डिफरेंस के लिए। अब एक बात सही है, डेल्टा भी इक्वल टू किसमें, वर्क में डिफरेंस आया कि नहीं आया, तो वर्क में डिफरेंस आया इसलिए क्या लिख देंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्या बाबू, चार्ज। चार्ज लिखेंगे, चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो बताइए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी, तो इसको हम लोग लिखेंगे भी बी माइनस भी ए, क्योंकि भी यहाँ से यहाँ तक का भी था और यहाँ से यहाँ तक कितना है, भी ए है। तो भी बी माइनस भी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ लाने में डब्ल्यू बी वर्क किया गया है और यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क किया गया है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों, चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा तो ये जो चीजें हैं आपका क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा वो, एसआई यूनिट वोल्ट ही होता है। क्योंकि देखिए एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है कि इनफाइनाइट से कहीं खास पॉइंट तक ला रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो इसी का अच्छा एक बात बताओ, 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, सिर्फ 10 वोल्ट ही आएगा। तब घटा रहे हैं तभी तो वोल्ट ही ना आ रहा है। तो इसका भी ये तो डिफरेंस है किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो डिफरेंस है किसके बीच का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, इसीलिए इसको नाम दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो भी उसका भी असाइनमेंट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। क्या होगा, वोल्ट ही होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होता है वो, वोल्ट होता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है वोल्ट मीटर। क्या था वो, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर है क्या, एक डिवाइस है। क्या है वो, डिवाइस। तो डिवाइस कैसा है, तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो हम लोग मशीन यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। आप पढ़े थे अमीटर को कहाँ यूज किया गया था, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको क्या में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बोले क्या है ये, वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस बताओ। वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या बताओ, डिफरेंस। तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू
measure electric current and it is always connected in series combination. Voltmeter is a device which is used to measure potential difference or electric potential, or it is always connected in the parallel combination. ठीक है, देखिए तो अब हम अब है कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसका सिंबल क्या क्या रहेगा। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ कंपोनेंट देखने को मिलेगा, इसे सर्किट बनाया जाएगा, उसमें कुछ कंपोनेंट देखने को मिलेगा और उसका सिंबल क्या क्या रहेगा। अगर सेल है, ठीक है, सेल है तो उसमें एक ऐसा ही बनाया जाएगा, एक बड़ा एक छोटा बनाया जाएगा, एक प्लस वाला, बड़ा वाला डिनोट करता है किसको, प्लस वाला पॉजिटिव को, और छोटा वाला को डिनोट करता है माइनस को। तो एक सेल का सिंबल है। बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल कनेक्टेड होता है दूसरे के साथ, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। देखो एक प्लस माइनस है ना, क्या बन गया बैटरी। बल्ब है या लैंप है, बल्ब या लैंप है तो इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। कनेक्टिंग वायर है, वायर दूसरे को जोड़ रहे हैं, दोनों ये वायर है इधर से इधर से, यहाँ पे जोड़ दिए तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे कनेक्टिंग वायर था लिख लेंगे। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, अगर वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन बिना किसी क्या के ज्वाइंट के, ज्वाइंट नहीं हो रहा है, बात सही है, ऐसे वायर जा रहा है वो और इसमें दूसरा वायर कनेक्ट नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, तो यहाँ से जाएगा और थोड़ा सा इस पर क्या होता है, इस पर चढ़ जाता है, ऊपर इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसीलिए क्या किया थोड़ा सा ऐसे करके लिख गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये वायर नीचे से गया है और ये वाला ऊपर से गया है, इसका मतलब कोई इससे कनेक्शन नहीं है। अब वायर कनेक्टेड टुगेदर, वायर्स कनेक्टेड टुगेदर मतलब क्या, वायर सब एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड। अगर इधर से कनेक्ट, देखो अगर इधर से कनेक्ट करंट जा रहा है तो ये करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और क्या होगा इधर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं है। लेकिन अगर इसमें वायर इधर से जा रहा है बाबू, कनेक्ट करंट इधर से जा रहा है तो करंट सिर्फ इधर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा और इसके नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बताइए जरा, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे वायर क्रॉसिंग तो हो रहा है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट है नहीं है। उसके बाद कहता है फ्यूज, तो फ्यूज को इस चीज से ऐसे डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे। रियोस्टेट है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है मतलब स्विच ओपन है, तो सर्किट क्या होगा ओपन, सर्किट क्या होगा, स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट क्या रहेगा ओपन, मतलब क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। स्विच ऑन बोलेगा तो दोनों से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या बोलेंगे तो क्लोज, सर्किट क्या है क्लोज। ये मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं आपका कंपोनेंट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या बाबू, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज पाथ है, एक क्लोज पाथ है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ है। ये क्या है बाबू, क्लोज पाथ है। किसका, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, किसका, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी, सॉरी सेल लगा है, क्या लगा है बाबू, सेल। ये वायर है कि नहीं है, इसमें हो सकता है यहाँ पे हम क्या डाल दें, रेजिस्टेंस डाल दें, होगा कि नहीं होगा, इसमें रेजिस्टेंस डाल दिए। अच्छा यहाँ पे हम क्या डाल दिए, मीटर लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए। तो एक क्लोज पाथ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसके और इसमें क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, सेल हो गया, यहाँ पे मीटर हो गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, सर जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन क्या ओम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करता है, ये जर्मन फिजिसिस्ट है, कहाँ का फिजिसिस्ट है, जर्मन का, है ना, जर्मन का एक साइंटिस्ट है। तो सर जॉर्ज साइमन ओम अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्या पे, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्या होगा, प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे
किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में पास होने वाला जो करंट है वो उस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। वो सर्किट है, देखो ये सर्किट है, इसमें इसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे आते हैं, प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शन हटता है क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा R, कांस्टेंट आएगा क्या, R, और I था पहले से, V इक्वल टू RI, इसी को लिखते हैं हम लोग V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। V क्या है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट है ना, R क्या है बाबू, रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, R है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। यहां से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन क्या, I। R इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन I बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब बोलेगा कोई, आपसे बोलेगा ओम्स लॉ लिखने के लिए आएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ में बोला क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure, at constant temperature and pressure, potential difference of the electric circuit is directly proportional to the electric current which is passes through the circuit, है ना। और यहां से लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शन हटेगा, R एक कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू V अपॉन क्या हो गया, I। V इक्वल टू क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, I इक्वल टू क्या है, करंट है, और R इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस। देखो बाबू, यहां से ओम्स लॉ से आप लोग पढ़े V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V अपॉन I पढ़े। अब यहां से एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन अराइज होता है जिसका नाम है, क्वेश्चन आएगा अगर मान लीजिए आपको, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो, इज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर है नो। रेजिस्टेंस जो है बाबू, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्या है बाबू, कांस्टेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो उसके हिसाब से I का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज का मान कमेगा तो I का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस किसी भी वायर के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तब आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस आखिर डिपेंड किस पे करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहला नंबर फैक्टर्स, इसमें लिखेंगे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन सा फैक्टर होता है जो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो कहता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर, है ना, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितना लंबा तार लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लिया जाए या आपके घर से 1 किलोमीटर के दूरी पे पोल है, वहां से आप वायर ला रहे हो, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल वायर ला रहे हैं तो चांस है कि आपका वायर बीच में ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसके वजह से हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक अगर पहुंचा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, बीच में ही गल करके क्या हो जाएगा, तार टूट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर हो गया रेजिस्टेंस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। एल मतलब क्या है यहाँ पे बाबू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस तरह का। उसके बाद रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये लंबा ऐसे वायर है, ठीक है, वायर है, तो वायर में ऊपर से कवर होता है, उसको नहीं, जो अंदर वाला मटेरियल मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, देखो ये जो मार्कर है मान लीजिए, ये अगर वायर है, ठीक है, ठीक है, तो ये वायर है, तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा जो हुआ ना बाबू, इसका एरिया, ये सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, इसका एरिया जो होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये इतना जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, दैट मीन्स कि तार को जितना ज्यादा क्या करेंगे, मोटा करेंगे, तार को जितना ज्यादा मोटा करेंगे, जितना ज्यादा तार मोटा रहेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना तार लंबा रहेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम लोग क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से प्रोपोर्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शन हटता है कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है रो। क्या होता है? रो। और इस रो जो होता है, इस रो का जो मतलब है वो किसके लिए आता है, किसके लिए स्टैंड करता है, तो रजिस्टिविटी के लिए। किसके लिए? रजिस्टिविटी के लिए। और लेंथ हो गया अपॉन क्या हो गया, एरिया। अगर रो का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बाबू, रेजिस्टेंस एरिया इंटू एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो गया, रो। इसको कहते हैं रो, है ना, क्या पढ़ते हैं, रो, ठीक है। अब एक बात बताइए, कहेगा वायर को मोटा किया जा रहा है, वायर को क्या किया जा रहा है, मोटा किया जा रहा है। दैट मीन्स कि वायर को के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाया जा रहा है। वायर को मोटा करने का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और वायर को लंबा करने का मतलब तो लेंथ बढ़ रहा है। लंबा करेगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर मोटा करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए आप घर में देखे होंगे, अगर नॉर्मल आपको फैन चलाना है, बल्ब चलाना है, बल्ब जलाना है, तो 0.5 स्क्वायर एमएम के तार से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको एसी वगैरह चलाना होता है तो क्योंकि उसका लोड ज्यादा होता है ना, तो रेजिस्टेंस वहां पे कम चाहिए, तो इसीलिए आप 2.5 स्क्वायर एमएम का क्या करते हैं, वायर का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब बोलेगा आपसे क्या रजिस्टिविटी, ये क्या है, देखो अब आर को लिखते हैं, क्या आर क्या है, रेजिस्टेंस। आर क्या है वो, रेजिस्टेंस। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या, वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। रो क्या है बाबू, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होता है, तो रजिस्टिविटी तार का प्रॉपर्टी है, तार का क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। रजिस्टिविटी तार का प्रॉपर्टी होता है, जो जैसे 1 मीटर तार में कितना, 1 मीटर तार में कितना रेजिस्टेंस है, वो तार का क्या है, पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वही उसका क्या है, रेजिस्टिविटी है। क्या है, वही उसका रेजिस्टिविटी है। अच्छा, तो क्या सिर्फ रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया पर ही डिपेंड करता है, तो आंसर है नहीं। रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो, और रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वायर ऑल्सो। रेजिस्टेंस जो होता है क्वालिटी ऑफ वायर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर का वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर लोहा का वायर रहेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा उससे ज्यादा रहेगा, नहीं ज्यादा रहेगा ना उससे। एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कॉपर के तुलना में, है ना। कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, है ना। चलिए, तो ये सब चीजें हैं, रेजिस्टिविटी निकल गया, ठीक है। देखिए बाबू, तो अब अगर ऐसा यूनिट बात करेगा, ऐसा यूनिट किस चीज का, ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ओम। इसका सिंबल रहता है। अच्छा, ये ओम ही क्यों लिखा गया, क्योंकि जो जॉर्ज साइमन ओम है उन्हीं के नाम पर क्या कर लिया गया है,
लिया गया है, क्योंकि ये उसी के द्वारा दिया गया था जिसे बताया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आई। तो यहाँ से आया है भी इक्वल टू आई आर, तो रेजिस्टेंस कहीं से आया है, इसीलिए इनके नाम पर क्या दिया गया, ओम दिया गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया, ओम। अब हम लोग देखते हैं जरा ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। एक बात बताओ, बोला गया है क्या बाबू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बताइए इधर हम लोग क्या कर देते हैं, V कर देते हैं, और इधर क्या कर देते हैं, I कर देते हैं। V मतलब क्या है बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक क्या है, करंट। तो बताइए कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कि मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यानी देखिए जैसे जैसे V का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे I का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो स्लोप इसका बनेगा, क्या बनेगा, स्लोप जो बनेगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा बाबू, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ, स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ इफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। ये ग्राफ है इसका। यानी आप बता सकते हैं अगर यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, जैसे जैसे देखेंगे I का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे से V का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है कि नहीं है। चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद अब एक चीज पढ़े थे आप रजिस्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, रजिस्टिविटी के बारे में। तो ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या होता है बाबू, रजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बाबू, ओम मीटर। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे और ऐसे, ओम मीटर, ठीक है। यानी पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वायर का वही क्या होता है, कंडक्टर का, वायर का या कंडक्टर का वही क्या है, रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए देखिए बाबू, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है जरा देखेंगे। हम लोग कंबाइन करते हैं। आगे बात रहिए, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं, यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, तो हर किसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो कैसे जोड़ा जाए कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, कैसे जोड़ा जाए कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, उसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो होता है वो दो तरह से किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, वो दो तरह से। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। सीधा सीधा बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन पहिलका के माथा में दूसरा के पैर जोड़ दीजिए। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पहिलका के माथा में दूसरा के माथे जोड़िए, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, सीरीज। जैसे पहिलका का माथा दूसरा का पैर बोलने का मतलब क्या, माने कि पहिलका के पैर दूसरा के माथा, ये क्या है बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, है कि नहीं। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, पैर पैर से माथा, माथा से, ये क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, सीरीज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम आदमी को लेकर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ना किसके बारे में है, रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर मतलब क्या, रेजिस्टेंस जो होता है, जो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इसमें कुछ ना कुछ तो रजिस्ट्रेटिव होता ही है, तो वो सब क्या है, रजिस्टर्स, ठीक। अब देखेंगे जब किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है। सीरीज में जोड़ते हैं तो जो रजिस्टर का वैल्यू होगा, जो पूरा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो बड़ा से भी क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है। जैसे अगर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, क्या में जोड़ते हैं, सीरीज में,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समझते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब समझते हो, टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, क्या का टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है बाबू, वो 12 से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more than 2 resistance are connected in series combination, then the equivalent resistance will be always more than the higher resistance। यानी जो बड़ा रेजिस्टेंस है ना, इसमें 2, 3, 4 में बड़ा कौन, 4। तो जो इसमें सीरीज में जोड़ेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो 4 से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। और यही रेजिस्टेंस को अगर क्या में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा बाबू, वो कम से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। When 2 or more than 2 resistors are connected in parallel combination, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। Then the equivalent resistance will be less than the lesser resistance। यानी जो लेसर रेजिस्टेंस है, मैंने कम वाला जो रेजिस्टेंस है, उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी बोला जाएगा कि 2, 3, 4 ओम को सीरीज में कनेक्टेड किया गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मोर देन 4 ओम होगा कि नहीं होगा। और पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो लेस देन कितना ओम, 2 ओम। इसका वैल्यू क्या होगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, मोर देन 4 ओम। और इसमें क्या हो जाएगा वो, पैरेलल में लेस देन 2 ओम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें। अब एक बात बताइए, अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे कि एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, इसके बारे में, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बताए थे। एमीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसा इसलिए क्वेश्चन आएगा कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, है ना। तो आंसर उसका क्या होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को मेंटेन, उसके रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। इसीलिए उसको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम हो, सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी का पहले से कम था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे तो सीरीज में जोड़ते तो ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम क्या में जोड़ देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मोर जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या में जोड़ते हैं, उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सीरीज में किसका वैल्यू चेंज होगा, सीरीज में किसका वैल्यू चेंज होगा और किसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं सीरीज में कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सर्किट का। एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, ऐसे किया गया, ठीक है बाबू। ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है बाबू, R3 है। देखिए इसमें वोल्टेज का मान डिफर हो जाता है, वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है। करंट का मान क्या रहता है, सेम रहता है। यहां से अगर I करंट जा रहा है तो यहां से भी कितना जाएगा I, और यहां से भी कितना जाएगा I, यहां से भी I ही निकलेगा, ठीक है। वोल्टेज का मान यहाँ पे V1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वो V2, और यहाँ पे क्या होगा वो V3 होगा कि नहीं होगा। और अगर पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ऐसे कनेक्ट किया गया। देखिए ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है बाबू, R3। इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा, इसमें देखिए इसमें भी यहां से यहां ऐसे करके जो मेजर करेंगे तो क्या होगा, V आएगा।
इसमें भी कितना आएगा बाबू, भी आएगा, और इसमें भी कितना आएगा, भी आएगा। लेकिन इसमें करंट का मान यहाँ पे से आई आ रहा था, तो करंट इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3, और लास्ट में निकलेगा कितना, I, क्योंकि सब मिल करके फिर I निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए अब देखते हैं, जब रेजिस्टेंस लिया गया था यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ से भी वोल्टेज जा रहा था, कितना वोल्टेज जा रहा था, भी, तो भी जो है तो V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या बाबू V3। V का फॉर्मूला क्या होता है, I R, पता है कि नहीं होता है। रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में कि पैरेलल, सीरीज में, क्या लिख देंगे RS लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, इक्वल टू, और मान लीजिए और रेजिस्टेंस है तो प्लस में हम लोग क्या कर देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। और रेजिस्टेंस होगा हमको पता नहीं है, हम डॉट डॉट ऐसे करके हम 3 वो का भी लिए हैं तो क्या करते हैं 3 वो लिख देते हैं। अगर हम और रेजिस्टेंस है 4 5 10 50 100 कुछ भी रहे तो डॉट में और भी बढ़ते चला जाएगा। अब बताइए जरा V1 का फॉर्मूला क्या होगा, I तो चेंज नहीं होता, I यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो I वही रह जाएगा, R1 प्लस I क्या R2 प्लस I क्या R3, पता है कि नहीं हो जाएगा बाबू। देखो तो I सब में एकदम कॉमन है, I RS इक्वल टू I कॉमन हो गया बाबू। बताइए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस में क्या हो जाएगा R3, I से I मर गया। बताइए बचा क्या बाबू, RS बराबर R1 प्लस क्या R2 प्लस में क्या बचा R3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ करके होगा, टोटल रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, जोड़ करके। ठीक है, तो अगर 2 ओम 3 ओम 5 ओम 4 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया गया है सीरीज में, क्या में सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9, कितना रेजिस्टेंस होगा 9 ओम। कब, जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें देखिए जरा I जो है क्या है I1, ये I2 और ये क्या बाबू I3। तो I जो सेम ही रहा, I सीरीज में जब जोड़ा है, पैरेलल में जब जोड़ा गया है, I इक्वल टू क्या हो गया I1 I2 और क्या हो गया I3। I का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, V अपॉन R, है कि नहीं। रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल कनेक्ट किया गया है, P लिखेंगे है ना। अब I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V तो वही रहेगा R1 प्लस V वही रहेगा R2, फिर क्या होगा बाबू V R3। बताइए V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 अपॉन R3 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से करके कहीं लोग कनेक्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत है। तो सीरीज का फॉर्मूला निकल गया, पैरेलल का फॉर्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, यहाँ से पहले इसको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको उल्टेंगे, तभी क्या हो जाएगा, इसको इधर से उल्टेंगे इधर से भी उल्टा है। ऐसे नहीं कर सकते कि RP इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसको उलट दिया तो इसको भी उलट देना ही। पहले इसको क्या लिखना होगा, एलसीएम लेकर के बनाना होगा और उसके बाद इसको उल्टेंगे तब ये भी क्या होगा, उल्टा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस दिया हुआ, मल्टीप्लाई नहीं है कि आप उलट देंगे डायरेक्ट, है ना। चलिए ये चीजें रहा। अब जो पढ़ेगा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी रजिस्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास होता है, और जो रजिस्टर हीट हो जाता है, रजिस्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी रजिस्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो वो रजिस्टर जो होता है वो हीट हो जाता है, रजिस्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बताइए जरा, रजिस्टर जो होगा बाबू उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रजिस्टर देखो, जो रजिस्टर यूज किया जाएगा, जो रजिस्टर यूज किया जाएगा यहाँ पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आप देखे होंगे बल्ब का फिलामेंट किस मेटल का बना हुआ होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। क्यों यूज किया जाता है टंगस्टन, क्योंकि उसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब वो जल्दी गले ना। ठीक है, अब रजिस्टिविटी जो होगा वो मॉडरेट होगा, रजिस्टिविटी क्या होगा, मॉडरेट। ठीक है, ये सब चीजें। अब उसके बाद बताया जाता है बाबू, कोई भी अब हीट जो निकलता है, देखोगे कोई भी हीट जो रिलीज होगा, तो हीट कितना रिलीज होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होता है,
तो हीट जो होता है, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उतना ही क्या होता है बाबू, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उतना ही हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे H इक्वल टू लिखते हैं। बताओ जरा W का फॉर्मूला क्या था, VQ था कि नहीं था, कैसे पहले पढ़े थे हम लोग, V इक्वल टू W अपॉन क्या Q, क्या में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा वो VQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, VQ हो गया। तो W का फॉर्मूला क्या लिख दिए, VQ। अब बताइए जरा H इक्वल टू V लिख दिए। अब बताइए Q का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बाबू, I इक्वल टू पढ़े थे Q अपॉन T। तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए Q का जगह पे क्या लिख देंगे, IT लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब बताओ जरा H इक्वल टू V का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, IR होता है कि नहीं होता है, IT है। बताइए जरा यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, बताओ H इक्वल टू I से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, I स्क्वायर R T हो गया कि नहीं हो गया। एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर। जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, हीट। यानी हीट, अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा हीट उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसका हीट उतना ही क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीटर वगैरह में देखे होंगे, हीटर वगैरह में देखे होगा ना, नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। किसका तार यूज किया जाता है, नाइक्रोम। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे होता है, क्योंकि हीटर में देखिएगा तार जो होगा ना ऐसे नहीं रहता है, तार कैसे रहता है, ऐसे रहता है। अगर देखिए ये इतना लंबा तार है, अगर हम इतना ही लंबा ऐसे स्पाइरल बनाएं, किसका लेंथ ज्यादा, इसका लेंथ ज्यादा कि इसका लेंथ ज्यादा, इसका स्पाइरल वाला। क्यों, क्योंकि इसको करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पढ़ते हैं ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस बढ़ता है कैसे, जब स्पाइरल में रहता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पतला रहता है, पतला है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, कम गया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे हीट जो होगा रेजिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है ना। अब बताइए जितना टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा हीट होगा। अगर मान लिया जाए आप हीटर थोड़ा सा तुरंत चालू किए और तुरंत क्या कर दिए, बंद कर दिए, उतना ज्यादा हीट देगा नहीं। अगर चालू कर दिया, देर तक रखे हुए हैं, चलो देखते हैं चावल भी बन गया, दाल भी बन गया, सब्जी बन गया, है ना। इसका मतलब क्या है, हीट एनर्जी कब रिलीज होगा, हीट एनर्जी ज्यादा कब रिलीज होगा, जितना टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, है ना। समझ रहे बात। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। समझ में आया बात। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग को मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो है आपका बाबू क्या, यहाँ से फॉर्मूला आ गए सब चीजें, ठीक है। अब है एक पावर, कौन पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है बाबू, देखिएगा, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज डिनोटेड बाय P। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर को किससे डिनोट करेंगे, P से। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W अपॉन T। W अपॉन क्या हो जाएगा, T। तो नहीं हो जाएगा, बताइए। अब बताओ जरा, यहाँ पे P लिख दिए, W को क्या लिखते हैं बाबू, V Q लिखते हैं कि लिखते हैं, V Q लिखते हैं ना। बताइए T हो गया तो T लिखेंगे। अब P इक्वल टू Q अपॉन T को क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, पढ़े ना। Q अपॉन T को क्या बोलते हैं, I। तो P का वैल्यू क्या हो गया, VI हो गया। अब P इक्वल टू क्या लिख देंगे, V का वैल्यू क्या होता है बाबू, IR। तो I में I से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा बाबू, I स्क्वायर R। तो ये सब सारा चीज फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R बन गया कि नहीं बन गया, ये सब चीजें हैं, है ना। अब उसको क्या कीजिए, तो देखो अब P का वैल्यू आ गया I स्क्वायर R, ठीक है। अब बताइए जरा, तो पावर तो पढ़ लिए, पावर का ऐसा यूनिट जानते हो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ क्या बाबू, पावर क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। W से डिनोट करेंगे इसको, ऐसा यूनिट पावर का क्या होगा, वाट।
इसको कैसे डिनोट करेंगे? W से। किलोवाट अगर इक्वल टू देखा जाए 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 क्या होता है? वाट होता है। अगर पावर का एक और होता है यूनिट जिसका नाम है HP, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। कितना होता है उसमें? 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट। अब देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जो यूज किया जाता है, आपके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का किया गया, यूज किया गया, तो आप इसको, आपके यहाँ बिजली बिल आता है ना, इलेक्ट्रिकल बिल आता है ना, उसके आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल बिल जो आएगा तो वो यूनिट में होता है। क्या में होता है? यूनिट में होता है। तो यूनिट में होता है तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कोई एक मोटर है, मान लो एक क्या है? मोटर है, ठीक है, मोटर। और ये मोटर में लिखा गया है 1 kW, मतलब 1 किलोवाट का है। कितना का है? तो इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यदि आप 1 घंटा के लिए चलाते हो, कितना देर के लिए चलाते हो? 1 घंटा के लिए, तो आपका जो बिजली बिल है वो कितना आएगा? 1 यूनिट उठा। कितना यूनिट उठा? 1 यूनिट। ठीक है। अगर इसी तरह से देखोगे बल्ब जो रहता है 100 वाट का रहता है, 9 वाट का रहता है, ऐसे करके मान लो 10 वाट का आपके यहाँ बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, ठीक है, 10 वाट का बल्ब है। आपके यहाँ 10 बल्ब लगा हुआ है। कितना बल्ब लगा हुआ है? 10 बल्ब। और 10 घंटा जलता है डेली, दिन भर में। कितना घंटा जलता है? 10 घंटा। तो 10 बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 10 घंटा जलता है दिन भर में। तो टोटल कितना यूनिट हो गया? बताइए 1000 वाट को क्या बोलेंगे? 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर को क्या बोलेंगे? 1 यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। मतलब ये कि 10 बल्ब है, एक बल्ब जो होता है मान लो 9 वाट का होता है। कितना वाट का होता है? 9 वाट का। लिखा हुआ रहेगा 9 वाट, 10 वाट, है ना। हम 10 वाट का बल्ब लेते हैं। कितना वाट का बल्ब लिए हैं? 10 बल्ब है। कितना बल्ब है? 10। तो 1 वाट जलेगा तो सब बल्ब जलाए हम एक बार में, 10 बल्ब जलाए, 10 गो बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, और 10 घंटा दिन भर में जलाते हैं। कितने घंटा जलाते हैं? 10 घंटा। टोटल मिला के कितना 1000 वाट हुआ? 1000 वाट आवर, है ना, क्योंकि घंटा भी है यहाँ पे, इतना आवर है ना। 10 घंटा चल रहा है यानी आवर भी हो गया। तो 1000 वाट आवर। 1000 को क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो। इसीलिए क्या हो गया? 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो क्या हो गया? 1 यूनिट हुआ। यानी आप यहां से समझ सकते हैं 10 वाट का 10 बल्ब यदि दिन भर में 10 घंटा आप जलाते हो तो आपका बिजली बिल कितना आएगा? 1 यूनिट का आएगा। कितना आएगा? 1 यूनिट का। ठीक है। आप इसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इस पर बनेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर करेंगे भी। आप देखोगे जरा तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? वो 1 किलो वाट आवर। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ होता है? तो आप देखे होंगे अभी हीटर है ना, हीटर देखे हो, पानी गर्म करने वाला एक आता है ना, स्प्रिंग जैसा है ना, स्पाइरल टाइप का, नहीं आता है ऐसा वाला, नहीं आता मटेरियल ऐसे वाला। तो कहता है कि एप्लीकेशन, तो यानी पहला नंबर हीटिंग अप्लायंसेस। हीटिंग अप्लायंसेस में क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। हीटिंग अप्लायंसेस में क्या करते हैं? इसका यूज होता है। पता है कि नहीं होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ होता है? हीटिंग अप्लायंसेस में होता है। दूसरा नंबर बल्ब का फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट में कौन सा बल्ब? CFL वाला, जो CFL होता है वो वाला में, कि LED बल्ब जो होता है उसमें? तो नहीं, ना तो CFL में और ना ही ना तो CFL, CF मतलब मरकरी जो रहता है ना वो वाला, तो ना मरकरी में और ना LED में, है ना। LED मतलब जो बल्ब होता है उसमें भी नहीं। जो आप बल्ब ग्लास वाला बल्ब नहीं देखते थे? यस सर। ऐसे वाला नहीं रहता था? ऐसे वाला नहीं रहता, टंगस्टन बल्ब, है ना। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट देखने को क्या होता है? मिलता है। तीसरा नंबर चीज फ्यूज में। आप देखोगे फ्यूज में भी घर में फ्यूज लगा रहता है ना। घर में फ्यूज लगा रहता है, क्यों? क्योंकि अगर कुछ ज्यादा ओवरलोडिंग वगैरह होता है तो वो क्या होगा? गल जाएगा, और उसके कारण हमारा घर का अप्लायंसेस क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो उसमें भी एक तार जोड़ा जाता है, जिसके कारण से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा अगर लोड पड़ रहा है तो हीट होगा, हीट होकर के वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं, यही सब जगहों पे क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? यूज होता है। चैप्टर क्या हो गया? और एक चीज है इसमें, एक चीज और
पढ़ लेते हैं हम लोग अभी सुपर कंडक्टर के बारे में। क्या है? सुपर कंडक्टर के बारे में। तो सुपर कंडक्टर के बारे में सबसे पहले पता चला, टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर है ना कि अगर हम कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, या कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको अगर कम टेम्परेचर पे ना रखा जाता है ना तो उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाता है? जीरो। क्या? जीरो। रेजिस्टेंस जीरो। तो रेजिस्टेंस जीरो करने के प्रक्रिया को, रेजिस्टेंस जीरो कर किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस को जीरो करने के प्रक्रिया को सुपर कंडक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिंग। और जो मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जो मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? जीरो एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर कितना? लो टेम्परेचर 2 से 5 केल्विन के बीच। 2 से कितना केल्विन? 5 केल्विन। 2 से 5 केल्विन के बीच में किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो उस तरह के मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर पे जीरो हो जाता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। सबसे पहले 1911 में, 1911 में डच के एक फिजिसिस्ट थे, डच कंट्री के एक फिजिसिस्ट थे। वो मरकरी को देखे, ऑब्जर्व किए मरकरी पे कि 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ना इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया सुपर कंडक्टर। मतलब कंडक्टर तो है और सुपर हो गया, मतलब कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एकदम धड़ल्ले से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा।